मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राजनीति शाला में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है सोवियत संघ के विघटन के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में जितनी तेजी के साथ सोवियत संघ उदित हुआ, उतनी ही तेजी के साथ लगभग 7 दशक के पश्चात उसका बिखराव हो गया और दिसंबर 1991 में उसका विघटन होने के पश्चात वो एक इतिहास की वस्तु बन करके रह गया। उसके स्थान पर 15 गणराज्यों के स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे अस्तित्व में आए। ये वही गणराज्य थे जिनसे मिलकर के सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, सोवियत संघ बना था। दिसंबर 1991 के पश्चात इन गणराज्यों में साम्यवादी शासन जो था वो समाप्त हो गया और उसके साथ ही इन गणराज्यों को अनेक आर्थिक व राजनीतिक समस्याएं इनके सामने खड़ी होगी। इन आर्थिक राजनीतिक समस्याओं का पारस्परिक समाधान करने के लिए ये जो गणराज्य थे, इनमें से 12 गणराज्यों ने एक ढीला ढाला परिसंघ बनाया जिसको स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल कहा जा सकता है। और इस प्रकार से 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन होने के पश्चात 15 स्वतंत्र गणराज्य अस्तित्व में आए। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके क्या कारण थे? पहला जो कारण था वो ये था कि पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र थे उनमें साम्यवादी शासन का पतन होना और उदार लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना होना। 1960 के दशक के पश्चात साम्यवादी जो शासन था पूर्वी यूरोप के देशों में, उसके पतन को तेजी कम मिली जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। मिखाइल गोर्बाचोव की जो खुलेपन की जो नीति थी राजनीतिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में, उसने सोवियत संघ के विघटन की भूमिका तैयार कर दी। मिखाइल गोर्बाचोव के पश्चात उसने जो आया, उसने के जो विचार थे खुलेपन के, उससे क्या हुआ कि पूरे यूरोप के जो देश थे जहां साम्यवादी शासन था उसके खिलाफ जनता में जो आक्रोश था उसको व्यक्त करने, जो अब तक शक्ति के बल पर दबा करके रखा गया था, उसको बल मिलना शुरू हो गया और लोग खुल करके अपने विचार व्यक्त करने लगे। और धीरे धीरे वहां क्या हुआ कि उदार लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना के लिए जनता मांग करने लगी और वो जो मांग थी वो साम्यवादी जो शासन था उसको निगल गया एक तरीके से। उसके साथ ही पूरे यूरोप के देशों से मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा सेना को हटाया जाना, साथ में वार्सा संधि को समाप्त करना, ये जो सारी बातें थी और उनको राजनीतिक तौर पे और आर्थिक क्षेत्र पे स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर देना, ये जो सारी बातें हुई, इन्होंने सोवियत संघ की जो विघटन हुआ उसकी भूमिका तैयार कर दी। दूसरा जो रीजन रहा वो ये था कि पूरी यूरोप के देश थे या सोवियत संघ में जो शामिल राष्ट्र थे उनमें राष्ट्रीय आकांक्षाओं का उभरना। 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात वहां साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और उसमें अलग अलग राष्ट्रीयताओं के गणराज्य उसमें सम्मिलित थे। कहने को तो उन गणराज्यों को उन जो राष्ट्र सम्मिलित थे उनको अपने सहायता प्रदान की गई थी और सैद्धांतिक तौर पे उन्हें विदेशों से संधि और समझौता करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन वास्तविक जो स्थिति थी वो ये थी कि पूरी शासन व्यवस्था जो थी वो केंद्रीकृत थी और शासन व्यवस्था के ऊपर रूसी जो गणराज्य था उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित था। मिखाइल गोर्बाचोव के विचारों से जो खुलापन आया उससे के द्वारा उसका परिणाम ये हुआ कि वह धीरे धीरे जो राष्ट्रीय आकांक्षाएं थी जो अब तक शक्ति के बल पर दबाकर रखी गई थी वो धीरे धीरे उभरने लगी और एक बार जब राष्ट्रीय भावनाएं उभर जाती हैं तो उनको लंबे समय तक दबा करके नहीं रखा जा सकता। और उसका परिणाम ये हुआ कि सबसे पहले 3 जो बाल्टिक गणराज्य थे वो अलग हो गए, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, और उसके पश्चात जॉर्जिया, आर्मेनिया और मालदीविया, ये राष्ट्र भी अलग हो गए। और 1988 से लेकर के 1990 तक लगभग ये स्थिति होगी जो जितने भी गणराज्य रूसी सोवियत संघ में शामिल थे वो बिखर करके अलग राष्ट्र के तौर पे अस्तित्व में आ गए। अगला जो रीजन रहा वो था आर्थिक व्यवस्था का अवरुद्ध होना।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सोवियत संघ महाशक्ति के तौर पे उभर के आया तो अमेरिका के बाद उसकी जो अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की, वो सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था थी। लेकिन अर्थव्यवस्था के ऊपर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण कायम था। साम्यवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था होने के कारण अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण थी। उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन थे वो सरकार के नियंत्रण में थे। इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन होना था, जो वस्तुएं जो थी, ना तो उनकी मात्रा में मात्रात्मक वृद्धि हुई, न ही गुणात्मक वृद्धि हुई, और जिससे आवश्यक जो वस्तुएं थी उनकी कमी महसूस की जाने लगी। यहाँ तक कि कृषि और उद्योग वो भी सरकार के नियंत्रण में थे। कृषि को बढ़ावा देने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया मजबूत करने के लिए, लेकिन फिर भी खाद्यान्न की जो समस्या थी वो ज्यों की त्यों बनी रही। इसके साथ साथ जो आवश्यक वस्तुएं थी उनकी कमी महसूस की जाने लगी। सरकारी नियंत्रण में होने के कारण जो अर्थव्यवस्था थी वो एक तरह से अवरुद्ध होगी, रुक के खड़ी होगी, उसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया, और अर्थव्यवस्था का कमजोर होना भी सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण है। अगला जो रीजन रहा, फोर्थ जो रीजन रहा, वो ये रीजन था कि शस्त्रीकरण की दौड़। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के तौर में उभर करके सामने आया, उसी के साथ ये हुआ कि उस सेकेंड जो शीत युद्ध था वो शुरू हो गया, और शीत युद्ध के साथ ही दोनों ही महाशक्तियों में अस्त्र शस्त्रों की होड़ शुरू हो गई। 1948-49 में आणविक शक्ति बनने के पश्चात सोवियत संघ में एक तरह से जो अस्त्र शस्त्र बनाने की जो होड़ थी उसमें बेहताश वृद्धि हुई, जिससे क्या हुआ कि जितने भी संसाधन थे वो अस्त्र शस्त्र निर्माण में खर्च किए जाने लगे। आवश्यक जो वस्तुएं थी, जरूरत की जो चीजें थी, मूलभूत जो आवश्यकताएं थी, वो जनता की पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि संसाधन तो अस्त्र शस्त्रों की होड़ में खर्च किए जा रहे थे। और ऐसी स्थिति में इसका परिणाम ये निकला कि जो अर्थव्यवस्था थी वो तो कमजोर पड़ी, साथ में आवश्यक जो वस्तुएं थी उनकी भी कमी महसूस की जाने लगी। लोगों को आवश्यक वस्तुएं के साथ साथ जो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इससे जनता में असंतोष फैलना शुरू हो गया। अगला जो रीजन रहा वो था मिखाइल गोर्बाचोव की पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की जो नीतियां रही। मिखाइल गोर्बाचोव की जो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीतियां थी, उनकी असफलता ने भी सोवियत संघ के विघटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेरेस्ट्रोइका की जो नीति थी उसमें आर्थिक क्षेत्र में जो खुलापन लेके आए, उसका परिणाम यह हुआ कि जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिला, और बाजार में आवश्यक जो वस्तुएं थी उनके दाम बढ़ गए और उनकी कमी महसूस की जाने लगी। भ्रष्टाचार फैल गया। स्वाभाविक तौर से जनता इसके प्रति नाराज होना, उस शासन व्यवस्था के प्रति और उस प्रणाली के विरुद्ध जनता में नाराजगी होना स्वाभाविक था। तीसरा, ग्लासनोस्ट की जो नीतियां थी, जो राजनीतिक क्षेत्र में खुलेपन लेके आई, तो अब तक जो जनता को विचारों के आधार पर दबा के रखा गया था वो खुले तौर पे अपने विचार व्यक्त करने लगे, और जनता जो थी वो सरकार के सामने आक्रोश प्रकट करने लगी, और धीरे धीरे जो ये आक्रोश था इसको लंबे समय तक दबाया नहीं रखा जा सकता, और ये जो दोनों ही जो नीतियां थी वे सोवियत संघ को विघटन की ओर ले गई। अगला जो रीजन रहा, सिक्स्थ जो रीजन रहा, वो ये रहा कि साम्यवादी दल की निरंकुशता। 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात वह साम्यवादी दल का शासन रहा, और लगभग 72 वर्ष तक साम्यवादी दल का एक छत्र साम्राज्य वहां स्थापित रहा। इस 72 वर्ष के दौरान जो साम्यवादी दल के जो पदाधिकारी थे, या साम्यवादी दल जो था, वो एक प्रकार से निरंकुश हो चला, और उसके अधिकारियों, उसके पदाधिकारियों के जीवन स्तर और आम जनता के जीवन स्तर में काफी अंतर था। एक तरीके से उनका जीवन स्तर ऊंचा था और जनता का नीचा था। तो जब तक साम्यवादी दल मजबूत स्थिति में रहा तो शक्ति के बल के ऊपर उस व्यवस्था को कायम रखा जा सकता, लेकिन जैसे ही वो स्थिति कमजोर पड़ती गई, जनता में आक्रोश बढ़ता गया, और उस आक्रोश को एक लंबे समय तक, उस व्यवस्था को लंबे समय तक कायम रख पाना सरकार के बस की बात नहीं रही। और ये जो साम्यवादी दल की जो निरंकुशता थी, इसके प्रति जनता में जो असंतोष पनपा, वो भी सोवियत संघ को विघटन की ओर ले गया। अगला जो रीजन रहा, सेवंथ जो रीजन रहा, वो था कि साम्यवादी दल और की पश्चिमी राष्ट्रों की जो व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था, उससे तुलना करना। आरंभ में जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसकी तुलना
पश्चिमी जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उससे की जा रही थी, और उसमें उस पूंजीवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी जो व्यवस्था थी, जिसमें सभी को काम और सभी को रोजगार और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही थी सरकार की तरफ, उसको श्रेष्ठ माना जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में खुलापन आया, तो वहां की जनता ने जब देखा कि साम्यवादी शासन व्यवस्था जो है वो निरंकुशता की तरफ बढ़ रही है, आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा है, लोगों को आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो रही, जबकि पश्चिमी जो शासन व्यवस्था है उसमें लोग आर्थिक उन्नति कर रहे हैं और अपनी सरकारों का स्वयं निर्वाचन कर रहे हैं। अगर सरकार की निरंकुशता के ऊपर जनता का अंकुश है, और वो जो विचार थे वो धीरे धीरे फैलने लगे, और उनको ये लगने लगा कि पश्चिमी राष्ट्रों की जो शासन व्यवस्था है, उदार लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, वो साम्यवादी शासन व्यवस्था से ज्यादा श्रेष्ठ है। और उनके मन में ये विचार आया कि इस व्यवस्था को बदल करके क्यों न उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपने यहाँ स्थापित कर ली जाए। और ये जो विचार था, ये सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण रहा। यानी कि तुलनात्मक जो अध्ययन किया गया या तुलनात्मक जो विश्लेषण किया गया उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था का और साम्यवादी व्यवस्था का, वो सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख रीजन बना। अगला जो रीजन रहा, लास्ट जो रीजन हम कह सकते हैं, वो था कमजोर नेतृत्व, सोवियत संघ का कमजोर नेतृत्व। जब तक मजबूत नेतृत्व रहा तब तक सोवियत संघ एक मजबूत शक्ति के तौर पर विश्व में स्थापित रहा। लेकिन जैसे ही कमजोर नेतृत्व आया, मिखाइल गोर्बाचोव की जो नीतियां थी, या मिखाइल गोर्बाचोव का जो कमजोर नेतृत्व था, या उन्होंने अपनी तरफ से जो सुधारवादी कार्यक्रम चलाए, वो सोवियत संघ को मजबूत करने की बजाय कमजोर स्थिति की ओर ले गए और इसके विघटन का एक कारण बन गए। और जो पूंजीवादी व्यवस्था यानी पश्चिमी जो राष्ट्र थे, जो शुरू से ही पूरी यूरोप से या विश्व से साम्यवादी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाह रहे थे, उस व्यवस्था को समाप्त करना चाह रहे थे, उनको एक मौका मिल गया। वो शुरू से ही ये चाह रहे थे कि विश्व से या पूरी यूरोप से साम्यवादी जो व्यवस्था है वो समाप्त हो जाए। और उन्होंने जब ये लगा कि कमजोर नेतृत्व है, तो साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने वाले जितने भी लोग थे, या जो भी शक्तियां थी, या अलगाववादी जो शक्तियां थी, उनको सहायता करना या उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। और जो शक्तियां साम्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी, उनको भी ये लगा कि पश्चिम की जो राष्ट्र है, अमेरिका जो देश है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, वो उनका समर्थन कर रही है और वो उनके विचारों का भी समर्थन कर रही है, उनके साथ खड़ी है। और ऐसी स्थिति में साम्यवादी व्यवस्था को आप बदल सकते हो, उनको एक बल मिला। और ये जो स्थिति थी, अमेरिका और पूरी पश्चिमी यूरोप के जो कंट्रीज थे, उनको साम्यवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए अलगाववादी और साम्यवाद के विरुद्ध जो संघर्ष शक्तियां कर रही थी, उनका समर्थन करना, और कमजोर नेतृत्व उस चीज को नहीं संभाल पाया, ये भी सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बना। तो इस प्रकार अगर हम देखें विश्लेषण के तौर पे, तो साम्यवादी जो व्यवस्था थी या सोवियत संघ जो था, उसका बिखराव का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि अनेक कारणों ने मिलकर के सोवियत संघ की विघटन की भूमिका तैयार की। और इसी का परिणाम था जितनी तेजी के साथ सोवियत संघ महाशक्ति के तौर पर उभर करके सामने आया विश्व में, और जिसने पूरे विश्व जो महाशक्ति के तौर पर उभरना, उसका पूरे विश्व को एक शीत युद्ध के दौर में धकेल दिया, उसका उतनी तेजी के साथ विघटन भी हो गया। और विघटित होकर के 15 स्वतंत्र राष्ट्रों के तौर पे वो 15 स्वतंत्र राष्ट्र विश्व के अंदर अस्तित्व में आ गए। तो ये था आज का टॉपिक, सोवियत संघ के विघटन के कारण। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।